आसी आज अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी क्योंकि वे अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आसी अपने साथ खड़े अपने स्टाफ को सारा काम समझा रही थी और वे फिर एक बार खाने के वेन्यू वाले जगह जाकर एक आखिरी बार सब कुछ देखकर सब कुछ ठीक है ये देखकर कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए वे सीधा टेरेस पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ी क्योंकि आज खाने का इंतजाम अपने सीनियर के कहने पर ऊपर टेरेस पर ही किया गया था। आसी हड़बड़ी के साथ लिफ्ट में घुसती है जिस वजह से वे किसी इंसान से टकरा जाती है, पर बिना उस इंसान का चेहरा देखे ही उसे सॉरी कहते हुए लिफ्ट के अंदर घुसती है और ऊपर टेरेस का बटन दबाने को होती है कि उससे पहले ही कोई एकदम से लिफ्ट में आकर 10th फ्लोर का बटन दबा देता है। और ये देख आसी अब अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो उसके सामने इस वक्त वही इंसान था जिससे कुछ वक्त पहले वे टकराई थी। आसी एक नज़र उस लड़के की तरफ देख अपनी नज़रें फेर लेती है और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन में कुछ करने लगती है। अपने आप को एक लड़की से इग्नोर होते देख वे लड़का भी अपने पहने कोट से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें अपना सेल्फी कैमरा ऑन करता है और खुद की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, "आ, क्या मेरे फेस में कोई कमी आ गई है जिस वजह से ये लड़की देखकर भी मुझे अनदेखा कर रही है? मतलब आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की मेरी ओर देखे और अपनी नजरें हटा पाए। देव को एक नज़र देख कोई नजरें फेर ले, ऐसी तो पर्सनालिटी नहीं है मेरी। जहाँ मेरी एक नज़र के लिए लड़कियां पागल है वहाँ ये लड़की देखी भी नहीं मुझे। वैसे देव की पर्सनालिटी थी भी किसी हीरो या मॉडल से कम नहीं। परफेक्ट बॉडी जिसे घंटों जिम में पसीना बहाकर देव ने पाया था। गुड लुकिंग, आंखें ऐसी जिसमें शरारत झलकती थी और मुस्कान तो पूरी की पूरी किलर मुस्कान जिस पर कोई भी मर मिटे। पर आसी मिटेगी कि नहीं ये आगे पता चलेगा। गुड, वेल आई लाइक योर एटीट्यूड मिस एटीट्यूड गर्ल। आई थिंक आपको जानने में मजा आएगा। ये बोल वेद अपने होठों पर एक डेविल मुस्कान के साथ देखने लगता है और वहीं आसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि वे लिफ्ट में अकेली है या कोई उसके साथ है। अब तो ये हमेशा का था। अब होटल था और ये होटल की लिफ्ट तो खाली रहे ये पॉसिबल थोड़ी था। कुछ मिनट में 10th फ्लोर आ जाता है और वेद अपने पॉकेट से अपना चश्मा निकालता है और बहुत ही स्टाइल से उसे अपने आंखों पर चढ़ाता है। और इस बीच वेद की नज़रें अब भी आसी पर थी और आसी की नज़रें अपने फ़ोन पर। वेद अब भी आसी की तरफ से खुद को इग्नोर होते देख सीटी बजाते हुए लिफ्ट से बाहर चला जाता है और आसी फिर सीधा 15वें फ्लोर पर जाती है, टेरेस पर जहां आज के खाने का इंतजाम हुआ था। और वहां आकर आसी एक बार फिर पूरी तरह से अपने काम में लग गई। इधर वेद वहां से सीधा एक रूम में गया जो ऑफिस कम रूम ज्यादा लग रहा था। वेद वहां जाते ही एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाता है और फिर वे अपना फ़ोन चेक करते हुए खुद से कहता है, क्या मैं लेट हो गया? और वे ऐसा कहता ही है कि उसका फ़ोन बजा और जब वे फ़ोन ओपन करता है तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वे फ़ोन ओके करते हुए अपने कान से लगाता है और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जो सुनकर वेद कहता है, कमिंग। और फिर वेद उस कमरे से बाहर आकर एक बार फिर लिफ्ट में आता है और लिफ्ट में आते ही उसकी आंखों के सामने आसी का चेहरा सामने आता है जो याद कर वेद के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वे खुद में बड़बड़ाता है, एटीट्यूड गर्ल। और ये बोल खुद में हंस देता है। इधर आसी अपना सारा काम ओके कर जब देखती है कि सब ओके है तभी वहाँ एक स्टाफ आकर कहता है, आसी अब तक तुम यहाँ हो, नीचे जाओ। यू नो ना कि आज होटल के ऑनर आ रहे हैं और तुम अब तक यहाँ पर हो और नीचे मिस्टर पाठक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उस लड़के के मुंह से मिस्टर पाठक का जिक्र सुनकर आसी कहती है, मुझे ढूंढ रहे हैं? पर उनको तो पता है कि मैं टेरेस पर आई हूँ यहाँ की अरेंजमेंट देखने। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम यहाँ पर रुको और कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ये बोला आसी हड़बड़ी में वहाँ से लिफ्ट में जाती है और नीचे आने का बटन प्रेस कर देती है और कुछ देर में वे नीचे आती है जहाँ मिस्टर पाठक पहले से उसका वेट कर रहे थे। और आसी को देखते ही वे कहते हैं, आसी, आसी, कहाँ थी तुम?
मिस्टर पाठक को इतना परेशान होते देख आशी कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थी कि उससे पहले ही मिस्टर पाठक कहते हैं, अच्छा छोड़ो, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें अभी के अभी अपने ऑनर के रूम में जाकर एक बार अपनी तरफ से सब देख लो। मिस्टर पाठक की बात सुनकर आशी जल्दी से कहती है, मैं सर, पर मैं कैसे? सुना है अपने होटल के ऑनर को पसंद नहीं कि कोई भी उनके रूम में जाए, और मुझे क्या पता उनकी पसंद नापसंद। कहीं मेरे कुछ करने पर वे मुझ पर ही भड़क गए और मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी पाठक सर? मैं तो फिर किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। और आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? किसी ऐसे को भेजिए ना वहाँ जो उनके रूम को देखती थी। आई मीन टू से उसको पता होगा ना ऑनर की पसंद नापसंद। आशी की बात सुनकर पाठक सर कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर जो अब तक ये सब देखती थी वे आज आई ही नहीं, क्योंकि कल ऑनर के असिस्टेंट ने अचानक से बताया कि सर आ रहे हैं, तो तुम हैंडल करो। आई नो कि तुम कर सकती हो, एंड आई प्रॉमिस कि बात तुम्हारी जॉब पर नहीं आएगी। मिस्टर पाठक की बात सुनकर अब वे क्या ही कहती। मिस्टर पाठक उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे और उसके सीनियर भी, और यहाँ पर उन्होंने उसकी बहुत ही हेल्प की थी। बस इसलिए वे उनकी बात मानकर चली जाती है। आशी अब कैसे ही मिस्टर पाठक की बात नहीं मानती। एक तो वे उसके सीनियर थे, दूसरा इस होटल में काम समझाने में वे उसकी काफ़ी हेल्प भी करते थे। आशी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। आशी अब एक रूम के बाहर खड़ी थी और फिर एक गहरी सांस लेकर वे अपने साथ लाए एक कार्ड की हेल्प से उस कमरे का गेट ओपन करती है और कमरे के अंदर चली जाती है। आशी कमरे में आकर देखती है कि वह कमरा इस होटल के सभी कमरों से बड़ा और खूबसूरत था। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमरा बड़ा और खूबसूरत था, इसलिए इस होटल के ऑनर का कमरा था। कमरे में बहुत ही कम सामान था, पर जितना भी था वे सब काफी अलग और सिंपल था। उस कमरे की यूनिक खूबसूरती और सामान को देख इस कमरे के मालिक की पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस कमरे के मालिक को चकाचौंध से ज्यादा सादगी पसंद थी। आशी को भी वे कमरा बहुत ही अच्छा लगता है, और खासकर उस कमरे में बने उस पूरी एक दीवार के बराबर की वे खिड़की जिससे पूरा बेंगलुरु शहर नजर आता था। ये आशी को इतना पसंद आता है, वे खुद में बड़बड़ाती है, इतना खूबसूरत कमरा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कसम से एक बार इस कमरे में रहने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर अपनी ही बातों पर हंसते हुए आशी खुद के सर पर एक चप्पट लगाते हुए कहती है, पागल है तू भी आशी, तू इस होटल की एक मामूली सी एम्प्लॉई है और कुछ भी नहीं, और सपने इतने बड़े। होश में आओ आशी मैडम, होश में आओ। और खुद को ही ये सब बोल आशी उस कमरे में जो थोड़ी बहुत कमी लगती है उसे अपने हिसाब से ठीक करने लगती है। हालांकि उस कमरे में कुछ भी करने की कोई खास जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही परफेक्ट था उस कमरे में। पर फिर भी जो आशी को समझ आया वे करने लगी, और जल्द ही उस कमरे को एक बार फिर से लॉक करके अपने काम पर आ गई। शाम 5 बजने को आए थे और अब तक उस होटल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। दरअसल बेंगलुरु के सीएम की इकलौती बेटी की सगाई का फंक्शन इसी होटल में रखा गया था, जिसमें अलग अलग शहरों से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए थे, फिर चाहे वे पॉलिटिक्स से जुड़े हो या ना हो। होटल में अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था और होटल स्टाफ अपनी फुल यूनिफॉर्म में अपनी अपनी जगह काम पर लग गए थे। होटल में एक खास सगाई के लिए एक खास तरह का डेकोरेशन किया गया था, जहां पर लड़के और लड़की की रिंग सेरेमनी होनी थी। आशी इस बीच पूरे दिन भाग भाग कर हर एक डेकोरेशन देख रही थी, और इस काम के चक्कर में आशी ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। यहाँ तक कि होटल जल्दी आने के चक्कर में घर से भी बिना कुछ खाए पिए ही निकली थी। आशी को लो बीपी की शिकायत थी, जिस वजह से सुबह से कुछ भी ना खाने की वजह से अब उसे हल्के चक्कर से भी आने लगे थे। बावजूद इसके आशी खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के बजाय अभी भी काम में लगी थी। शाम 7 बजे का समय था और सब मेहमान आ चुके थे, और सबके हाथों में इस वक्त वेलकम जूस था। सबको होटल की सजावट और वहाँ के स्टाफ के काम करने का तरीका बहुत ही पसंद आता है। कुछ देर में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ऐसे में वहाँ मौजूद एक गेस्ट कहता है, अरे
इतनी बड़ी पार्टी और होटल के मालिक ही नहीं आए, ये तो गलत बात है। जिस पर कोई कहता है कि इस होटल के मालिक को लाइमलाइट में आने में कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं रही, बल्कि वे तो सोशल मीडिया से भी काफ़ी दूर ही रहते हैं। इस पर कोई और कहता है, हाँ बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होती। अब जिसको काम से मतलब है, वे लाइमलाइट में क्यों ही आएगा। और अपने इसी मेहनत के दम पर इतने कम उम्र में बस इसी शहर नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों में उनके काम का सिक्का चलता है। ना बस ये, बल्कि इससे भी बेहतरीन होटल है इनके दूसरे शहरों में। तभी कोई और कहता है, यूं ही नहीं उनको होटल के दुनिया का बादशाह कहते हैं। सबके मुंह पर बस एक ही शख्स का नाम था, जो कोई और नहीं बल्कि इसी होटल के ऑनर का था। तभी सभी लोगों की नज़रें सामने से आते एक हैंडसम सी पर्सनालिटी वाले इंसान पर गई, और उसे देखकर वहां आई लड़कियां तो जैसे सब कुछ भूल अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखने लगी और आहें भर रही थी कि उनके सामने खड़े इस हैंडसम से लड़के की नज़र उन पर पड़े। वही वे लड़का अपने होठों पर एक कातिलाना मुस्कान लिए चारों तरफ देख रहा था उस कमरे में। तभी उसकी नज़र इतने लोगों की भीड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक साइड में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो अपने सामने खड़े लड़कियों को कुछ कह रही थी। इस वक्त उस लड़की का चेहरा काफ़ी सीरियस था, और उस लड़की की बात सुनकर वे लड़का वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ही वे लड़की अपने एक हाथ से अपना सर तो दूसरे हाथ से उस लड़की के पास रखी चेयर को पकड़ लेती है। उस लड़की को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और शायद चक्कर भी आ रहे थे। बावजूद इसके वे लड़की चेयर पर बैठने के बजाय वहां जाकर साइड में टेबल पर सजे खाने की तैयारियों पर अपनी नज़रों को डालकर चेक करती है कि सब ठीक है या नहीं। ये कोई और नहीं, आसी थी, जो अपने काम में खुद को भी भूल बैठी थी। और इधर वे लड़का बड़ी गौर से अपने सामने खड़ी उस लड़की की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। पर जो मुस्कान अब तक उस लड़के के चेहरे पर थी, अब वे कहीं गैप सी हो गई थी। आसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और अब शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में रात भी हो जाती। सुबह से अब तक कुछ भी ना खाने और लो बीपी की शिकायत होने की वजह से आशी को अब वीकनेस और चक्कर से भी आने लगे थे, जिसे आशी हर बीतते वक्त के साथ इग्नोर करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही थी। पर बीतते समय के साथ अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही आशी को और परेशान करने लगी थी। आशी होटल हॉल की तरफ से अपने सर पर हाथ रखकर कॉरिडोर की तरफ ही जा रही थी। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वे चक्कर खाकर फर्श पर गिरने को हुई ही थी कि उससे पहले आशी किसी शख्स की मजबूत बाहों में थी। आशी के गिरने से पहले ही किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था, और उस इंसान की आंखें आशी के मासूम चेहरे को देख रही थी, जहां पर थकान अच्छे से उस इंसान ने अपने चेहरों से भाप लिया था। पर आशी उस इंसान की नजरों को अपने चेहरे पर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि आशी गिरने के साथ ही अब तक उस शख्स की बाहों में बेहोश हो गई थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वे कहाँ है। 1 घंटे बाद आशी धीरे से अपनी बंद आंखों को खोलती है। उसके सर में हल्का सा दर्द भी था, और इस वजह से पहले तो वे कुछ समझ भी नहीं पाती और आराम से बेड पर लेटी रहती है। पर कुछ मिनट बीते ही थे कि आशी को महसूस होता है कि वे अभी जहाँ पर लेटी हुई है, वे जगह काफी मुलायमदार लग रही है। ये महसूस करते ही आशी देखती है कि वे जिस बेड पर लेटी थी, वहाँ का बेड ही काफी मुलायमदार था। आशी ये सब देख अपनी जगह से उठकर बैठती है और अपनी नजरों को एक बार पूरे कमरे में घुमाती है, ये देखने के लिए कि वे है कहाँ। क्योंकि होटल स्टाफ के लिए भी एक रेस्ट रूम तबीयत बिगड़ने पर आराम करने के लिए होटल वालों ने अवेलेबल कर रखा था, पर वहाँ का बेड इस कमरे के बेड की तरह इतना आरामदायक नहीं था। ये इस तरह का सब कुछ वहाँ के वीआईपी लोगों के लिए ही होता था। ये बात इतने दिनों से उस होटल में काम करने के बाद आशी अच्छे से समझने लगी थी। आशी के दिमाग में ये सब बातें आते ही वे अपनी आंखों को एक झटके में खोल पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाती है, और आशी अब काफी हैरान थी उस कमरे को देखकर जिसमें वे खुद इस वक्त थी। आशी खुद में बोलती है, ये तो वही कमरा है जिसमें आज मैंने नहीं नहीं,
मैं कैसे आई यहाँ पर और मुझे कैसे कुछ भी याद नहीं है। आसी इतना बोलते हुए चुप हो जाती है और फिर परेशानी के साथ बहुत ही ध्यान से उस कमरे और उस कमरे में मौजूद हर एक चीज को देखने लगती है। हाँ हाँ, ये वही कमरा था, कोई शक नहीं, जिसे साफ करने के लिए मिस्टर पाठक ने उससे कहा था और वे आई भी थी यहाँ। मैं इस कमरे में मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ और कब आई? ये सब बोल आसी याद करने की कोशिश करती है। उसे होटल के हॉल में तैयारी से रिलेटेड और खुद को कमजोर फील होते देख वे कॉरिडोर से होते हुए होटल वालों की तरफ से दिए स्टाफ रूम की तरफ ही जा रही थी ताकि कुछ देर आराम कर ले। पर कॉरिडोर तक तो उसे सब याद था, उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था और इसलिए आसी थोड़ी परेशान थी और वे एक झटके से बेड से उतरती है। आसी के उतरने का तरीका कुछ ऐसा था जिसे हम नॉर्मल भाषा में बेड से कूदना भी कह सकते हैं। आसी बेड से कूदकर जैसे ही खड़ी होती है उसे एक बार फिर से अपना सर घूमता सा महसूस होता है और इस बार वे गिरती उससे पहले ही आसी खुद को संभाल लेती है और बिना कुछ ज्यादा सोचे खुद को संभाल वे उस कमरे से अपना सर पकड़े धीमे कदमों के साथ निकल जाती है। इधर आसी के कमरे से निकलने के बाद एक इंसान वहां उस कमरे में आता है और यह वही इंसान था जिसने आसी को गिरने से बचाने के लिए अपनी मजबूत बाहों में उसे थामा था और वही आसी को इस कमरे में लेकर आया भी था ताकि वे आराम कर ले। पर किसी काम की वजह से वे बाहर गया था। वे इंसान कमरे में खाली बेड की तरफ देखकर कहता है, ये लड़की है क्या चीज? मतलब होश में तो इधर उधर भागती रहती है, पर क्या ये लड़की बेहोश होने की हालत में भी एक जगह नहीं टिक सकती? ये सब बोल वे इंसान एक गहरी सांस लेता है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, अजीब लड़की है ये, सुबह से कितनी बार उसे देख चुका हूँ, बिना रुके तब से कुछ ना कुछ कर रही है। पता नहीं कुछ खाई भी है या नहीं, क्योंकि खाई होती तो ऐसे चक्कर खाकर बेहोश थोड़ी होती। और अभी होश आया होगा और होश में आते ही फिर गायब। पता नहीं क्या बात है इस लड़की में, पर कुछ तो जरूर है जो वेद की आंखों से जा ही नहीं रही थी। क्या बात है वेद बंसल, होटल आए थे किसी काम से और क्या कर रहे हो? अपनी ही बात पर वे इंसान जो कोई और नहीं वेद था, जो आज लिफ्ट में आशीष से टकराया था। वेद के होठों पर अब एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी जो काफी अलग था। इधर आशी दूसरी तरफ अपने सर पर हाथ रखे जैसे तैसे आगे बढ़ती है कि मिस्टर पाठक से टकरा जाती है और आशी की हालत देख मिस्टर पाठक समझ जाते हैं आशी की परेशानी, क्योंकि इससे पहले भी वे आशी को इस परेशानी में देख चुके थे और वे जानते थे कि आशी जब भी काम करने पर आती थी तो खुद को भूल जाती थी। अक्सर ऐसा होता था उसके साथ। मिस्टर पाठक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वे आशी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए आशी की इस लापरवाही की वजह से वे कितनी ही बार टोकते थे। पर आशी मजाल है कि कभी उनकी बात सुने या समझे। आशी तो आशी थी। मिस्टर पाठक की बात सुनकर आशी को भी उनकी बात सही लगती है। वे जानती थी कि आज रात की ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि उस शहर के खास इंसान की बेटी की सगाई की पार्टी थी, जिनमें अलग अलग शहरों के नामी गिरामी लोग आए थे। आशी अब चुपचाप से होटल के किचन की तरफ चली जाती है ताकि कुछ खाकर खुद में एनर्जी लेकर आए। रात 8 बजे का समय और अब तक उस पार्टी में विदेश से बुलाए खास डांसर और सिंगर ने अपने खूबसूरत डांस और गानों से वहाँ एक खूबसूरत सी मन मोहने वाली रात बना चुके थे। होटल के हर एक स्टाफ अपना बेस्ट दे रहे थे। आसी अब तक खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और एक बार फिर लग चुकी थी अपने काम पर। सब एक दूसरे से बातें करने और अपनी पहचान दूसरों के आगे दिखाने की होड़ में थे। तभी वहां एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसे ना बस मिलने की बल्कि देखने के लिए भी लोग तरसते थे। यहाँ तक कि कितनों ने तो उस इंसान को आज तक सामने से देखा तक नहीं था, उसकी लो प्रोफाइल रहने की वजह से। पर आज वे इंसान सबके सामने था और उस इंसान का शांत और कूल लुक वहाँ के लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका था। ये इंसान कोई और नहीं
इंडिया के अलग अलग शहरों में होटल की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसने अपने बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया था। वे भी महज 25 साल की उम्र में। जहाँ तक आने के लिए लोगों को ना जाने कितने उम्र तक का इंतजार करना पड़ता था। दुनिया की नज़रों में ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर कोई और नहीं, होटल किंग वेद वंसल था। वेद का हैंडसम सा चेहरा हमेशा की तरह शांत था और वे लोगों की भीड़ के बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ता है और ठीक उस जगह पहुंचता है जहां पर आज वे दो लोग खड़े थे, जिनकी सगाई के फंक्शन में सब लोगों की तरह वेद भी आया था। वेद उन दोनों को अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। और ये बोल वे अपने साथ आ रहे असिस्टेंट राज के हाथ से एक गिफ्ट का बॉक्स लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। और फिर एक्सक्यूज मी बोल वहां से दूसरी तरफ आ जाता है, जहां बड़े बड़े फैमिली से आई लड़कियां वेद के लुक को देखकर उस पर लट्टू हो चुकी थी और वेद के ऊपर से बैचलर होने का टैग हटाना चाहती थी। अब वे सब कहाँ जानती थी कि वे लोग जिसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझ रही हैं, वे तो 1 महीना पहले ही किसी के साथ बंध चुका था। बेशक से ये शादी शादी न होकर 6 महीने के लिए किया गया एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही था, पर ये बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, वेद, आसी और वेद का असिस्टेंट राज। क्योंकि जो कुछ हुआ था और इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की असल वजह से बेशक से आसी अनजान थी, पर राज सब जानता था कि क्यों वेद जैसे सुलझे हुए इंसान को ऐसा करना पड़ा। अब टाइम था वहाँ कपल डांस का। बहुत सी लड़कियां अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने बड़े स्टाइल के साथ चलकर वेद के पास आकर उसे अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करती है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। बल्कि वेद बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन सभी लड़कियों को माना कर उनके खूबसूरत से सपनों पर अपनी नाक की मोहर लगाकर उनके साथ डांस करने के उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। वेद को अब उस स्टोर और लोगों के भीड़ से सफोकेशन से फील होने लगी थी। यही वजह थी कि वेद इन तरह की पार्टियों में आने के लिए तैयार नहीं होता था और आज भी नहीं आता अगर बात उसकी फैमिली की नहीं होती, क्योंकि जिनकी बेटी की सगाई थी वे उसके डैड के काफी पुराने दोस्त थे, जिसे वे चाहकर भी माना नहीं कर पाया। वेद राज को वहां रहने का बोल खुद अपने कमरे की तरफ रेस्ट करने के लिए निकल जाता है। बेशक से वेद होटल ना के बराबर आता था, पर उसके हर होटल में उसके लिए एक अलग और खास रूम होता था, जो उसकी पसंद के हिसाब से रेडी किया जाता था। वेद को आर्टिफिशियल चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसको हमेशा से नेचुरल खूबसूरती पसंद थी। इतना अमीर और पैसे वाला होने के बावजूद वेद में किसी तरह का कोई ऐब नहीं था, बल्कि वे ज्यादातर शांत और अकेला रहना पसंद करता था और इसी कारण वे पार्टी वगैरह कम ही अटेंड करता था और ज़्यादा ज़रूरी हो तो वे अपने असिस्टेंट राज को भेज दिया करता था। पर आज यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी था, वरना आज भी वे खुद ना आकर अपने असिस्टेंट को भेजता। वेद अपने फोन पर किसी से बात करते हुए आ रहा था कि अचानक से वहां की लाइट इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कॉरिडोर की लाइट काफी डिम हो गई थी, जिस वजह से पूरी तरह अंधेरा तो नहीं पर सब कुछ हल्का दिख रहा था। इस बीच वेद के कदम नहीं रुके, बल्कि वे फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी और अचानक से उसे कोई टकराता है। वेद जब तक कुछ समझता उससे पहले उससे टकराने वाला इंसान अपनी मीठी सी आवाज में बोलता है, सॉरी सॉरी सर, माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। और ये बोल वे इंसान जो एक लड़की थी वे जल्दी से वहां से निकल गई। इस आवाज को सुनकर वेद को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस आवाज को वे इससे पहले भी कहीं सुन चुका है, पर कहाँ ये याद नहीं था। पर उस लड़की के अचानक से टकराने और उसी तरह जल्दी जल्दी सॉरी कहना और फिर एरोप्लेन की तरह वहां से निकल जाना, वे तो कुछ समझ ही नहीं पाया। और जब तक कुछ समझता वे लड़की आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह निकल भी गई थी।
वेद अवाक सा वहीं खड़ा रह गया और वास्तविकता में तब आया जब फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। हेलो मिस्टर वेद। मिस्टर वेद। वेद उस आवाज को सुनकर बस इतना ही कहता है, आई कॉल यू लेटर, और ये बोल पलटकर उस ओर देखने लगता है जहां से वे लड़की अभी गई थी, पर अब वहां कोई भी नहीं था। वेद का नेचर ऐसा नहीं था कि लड़कियों के पीछे पड़े या देखने लगे, पर इस आवाज में कुछ तो ऐसा था जो वेद को जाना पहचाना सा लगा, जिसे वे याद करने की नाकामयाब कोशिश तो कर रहा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।